अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे एंड यू विल बी enjoying द विंटर। सो लेट्स डू सम मैथमेटिक्स टू हीट अप आवर माइंड्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। पहले भी आपने कुछ फंक्शंस की टाइप्स पढ़ी हैं, तो अब हम फर्दर कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो ये टाइप है ये अलजेब्रिक फ़ंक्शन। अलजेब्रिक फ़ंक्शंस जो है इसमें आगे दो फर्दर टाइप्स हैं, पोलिनोमियल फंक्शंस या कसीरुल अरकान तफ़ाउल, और दूसरा है रैशनल फ़ंक्शन या तनासबी तफ़ाउल। कसीरुल अरकान तफ़ाउल में जो है ये फ़ंक्शन जो है हमारा, इसमें बहुत सारे अलजेब्रिक सेंटेंस होते हैं। इसकी आगे फर्दर हम टाइप्स पढ़ेंगे। रैशनल फ़ंक्शन में मुख्तलिफ़ फ़ंक्शंस की रेशो की सूरत में होता है ये फ़ंक्शन, रैशनल फ़ंक्शन। इसकी भी हम डिटेल्स पढ़ेंगे। उसके बाद है सेकंड नॉन अलजेब्रिक फ़ंक्शंस। इसके अंदर जो हमने टाइप्स पढ़नी है, टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो एक्सपोनेंशियल फ़ंक्शन या कुव्वत नुमाई तफ़ाउल, सेकंड है लॉगरिथमिक फ़ंक्शन, थर्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक फ़ंक्शन। ये सारे फ़ंक्शन जो है इकनॉमिक्स में भी यूज़ होते हैं, इसकी एप्लीकेशन भी हम पढ़ेंगे। और अब ये नीचे हम आ जाते हैं, जो ये पोलिनोमियल फ़ंक्शन था इसकी आगे टाइप्स हैं पोलिनोमियल फ़ंक्शन की। सबसे पहले है कांस्टेंट फ़ंक्शन या मुस्तकिल मिक़दार का तफ़ाउल, सेकंड जो है वो लीनियर फ़ंक्शन और फर्स्ट डिग्री फ़ंक्शन यक दर्जी तफ़ाउल जिसे हम कहते हैं, थर्ड है क्वाड्रेटिक फ़ंक्शन और सेकंड डिग्री तफ़ाउल, दो दर्जी तफ़ाउल इसे बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड डिग्री फ़ंक्शन या तीन दर्जी या सह दर्जी तफ़ाउल। इसके बाद आगे मज़ीद भी हो सकते हैं, फोर्थ डिग्री फ़ंक्शन, फिफ्थ डिग्री फ़ंक्शन, तो वो बहुत से पोलिनोमियल की आगे टाइप्स हो सकती हैं। ये देखें, ये जो पोलिनोमियल फ़ंक्शन है इसके अंदर बहुत सारे अलजेब्रिक सेंटेंस होते हैं और इसको हम यूँ लिख सकते हैं y इक्वल टू ए नोट प्लस a1 x। इसमें देखें ये जो फंक्शन है इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, इसकी डिफरेंट टर्म्स हो सकती हैं, इसीलिए इसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे अगर सिर्फ ये वाली टर्म है तो ये कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा, अगर ये दो टर्म्स हैं तो फर्स्ट डिग्री बन जाएगा, अगर थ्री टर्म्स हैं a2 एक्स स्क्वायर, थ्री टर्म्स हो गई, सेकेंड डिग्री फंक्शन इस तरह से होता है, प्लस a3 एक्स पावर 3 क्यूबिक फंक्शन ये बन गया है। इस तरह से सो ऑन इसकी डिफरेंट जो है ना वो टर्म्स हो सकती हैं अप टू an एक्स पावर n। तो ये इसकी डिफरेंट पावर्स में ये फंक्शन हो सकता है। इसके अंदर जो ये a0 a1 a2 अप टू an, ये जो हैं ये सारे इसके कोफिशेंट या अददी सर जिसे हम कहते हैं ये हैं। और इसमें जो ये वेरिएबल जो है x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये x जो है ये बेस की सूरत में है, बेस में है ये वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसकी डिफरेंट पावर्स हो सकती हैं, यहाँ पर x की पावर 0 है, इधर x की पावर 1 है। जहाँ पर कोई पावर नहीं लिखी होती तो इसका मतलब है x की पावर 1 है, मतलब जो ये x है इट मीन्स कि x पावर 1। या जहाँ पर x की पावर 0 होती है तो ये 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर x की पावर 0 है। इसी तरह से यहाँ पर x की पावर n है। तो ये पोलिनोमियल फंक्शन जो है ये डिफरेंट टर्म्स की सूरत में डिफरेंट पावर्स हो सकती हैं इसमें वेरिएबल की, और इसमें बहुत सारी टर्म्स हो सकती हैं। इसमें हम इसकी जो टाइप्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। ये फर्स्ट है जो इसकी कांस्टेंट फंक्शन या मुस्तकिल मिक़दार का तफ़ाउल। ये वाला इस तरह से फंक्शन होता है, इसमें जो n है इसकी पावर, ये n जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल या x की पावर है। जो इसमें n की पावर अगर 0 है तो यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ x इज़ 0। n इक्वल टू 0 का मतलब है जो x जो कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 0 होगी। तो इस फंक्शन की जो है ना इस तरह से ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बनेगा, यानी कि देखें इसके अंदर x की पावर 0 का मतलब है कि x वेरिएबल यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसकी आप इस तरह से एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल y इक्वल टू 7, यानी कि जो x वेरिएबल जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है और y की एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि 7 के इक्वल है, कोई और वैल्यू भी हो सकती है। तो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पर हम चूँकि x वेरिएबल लेते हैं, यहाँ पर हम y वेरिएबल लेते हैं, तो x की जो चूँकि x वेरिएबल मौजूद नहीं है इसका मतलब है कि y की जो वैल्यूज़ हैं वो x की वैल्यू पे इफ़ेक्ट नहीं करी, यानी कि y जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ अडॉप्ट करेगा, लेकिन जो y की वैल्यू जो है वो 7 ही रहेगी। ठीक है, यहाँ पर अगर 7 है y इक्वल टू 7, तो
x की वैल्यू अगर 0 है तो भी y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 1 है तो भी y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 2 है तो भी y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 3 है तो भी y की वैल्यू 7 है, यानी कि सो ऑन। x की कोई भी वैल्यू हो लेकिन y की वैल्यू 7 होगी, तो इसलिए इसको हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर जो है जो y वेरिएबल है इसकी वैल्यू x की वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि जो फंक्शन है उसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम जब एज्यूम करते हैं तो उससे हमारे पास आउटपुट यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है x की वैल्यू वो y की वैल्यू पे इफेक्ट नहीं करी, यानी कि y की वैल्यू जो है वो कोई और फैक्टर जो है वो y की वैल्यू को डिसाइड कर रहा है। इसमें हम एक इकोनॉमिक एग्जाम्पल दे सकते हैं। इकोनॉमिक्स में इसकी बहुत सारी एग्जांपल आ जाती हैं, जैसे I इक्वल टू आई नॉट है, G इक्वल टू जी नॉट है। G जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, इनकी कोई जो वैल्यूज़ होती हैं ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जो भी गवर्नमेंट होती है वो ये डिसाइड करती है कि उसने कितनी जो एक्सपेंडिचर है वो एक साल के दौरान करने हैं या उसका बजट क्या होगा, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल या नेशनल इनकम के ऊपर ये G की वैल्यू डिपेंड नहीं कर रही। तो ये इसकी कांस्टेंट वैल्यूज जो होती हैं, इसका मतलब ये होता है कि कोई आउटसाइड द मॉडल कुछ फैक्टर्स हैं जो इसके ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं, इस मॉडल के अंदर जो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये इसके ऊपर इफेक्ट नहीं कर रहा। तो ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यहाँ पर हम कौमी आमदनी लेते हैं, यानी कि ये नेशनल आउटपुट है, नेशनल इनकम जिसको हम बोलते हैं, वो हम उसको हम वाई से जाहिर करते हैं। वो अगर हम इधर लें और यहाँ पर हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लें तो इसकी वैल्यू जो है वो जी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, किसी भी एक पीरियड में वो नेशनल इनकम पे डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी पे डिपेंड कर रही है, जो भी किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है। तो ये कांस्टेंट फंक्शन जो था वो इसका इस तरह से हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन की सूरत में इसका ये ग्राफ बन रहा है। इसकी ये जो स्पेसिफिक शेप्स हैं ये आपने याद रखनी है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा लीनियर फंक्शन जिसको हम बोलते हैं या फर्स्ट डिग्री फंक्शन बोलते हैं। इसके अंदर n की जो वैल्यू 1, n इसका मतलब ये है कि हाइएस्ट पावर ऑफ x इज़ 1, ठीक है। ये n इक्वल टू 1 का मतलब है कि जो x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसकी हाइएस्ट पावर 1 है। तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इस तरह से हो सकती है, y इज इक्वल टू a नोट प्लस a1x, यानी कि ये वाला जो है पॉलिनोमियल, इसके अंदर अगर सिर्फ पहली वाली टर्म हो अगर तो ये कांस्टेंट फंक्शन होगा, अगर ये वाली दो टर्म्स हैं अगर तो इस किस्म का बन रहा है अगर तो ये लीनियर फंक्शन होगा। इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये जो x है ये इसकी जो पावर है वो 1 है, यानी कि कोई पावर नहीं लिखी हुई, इसका मतलब है इसकी पावर 1 है। हाईएस्ट पावर जो n से जिसको हमने जाहिर किया है वो हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है। इसके अंदर जो है ना आप ये जो a नोट है ये इसको हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट, ठीक है। a नोट जो है वो y इंटरसेप्ट को जाहिर कर रहा है और a1 जो है ये स्लोप को जाहिर कर रही है। स्लोप जो है इसका मतलब है कि इसको हम यूँ लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला dy ओवर dx, dy जो है y में तब्दीली को जाहिर कर रहा है और dx जो है वो x में तब्दीली को जाहिर कर रहा है, यानी कि इसका मतलब है कि y के जो दो पॉइंट्स हैं उनमें कितना चेंज आ रहा है और इसी तरह से x में कितना चेंज आ रहा है, तो ये स्लोप को जाहिर कर रहा है। तो ये जो लीनियर फंक्शन होता है इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं इसकी हम कोई स्पेसिफिक वैल्यू जूम कर लेते हैं, लेट से y इक्वल टू 2 प्लस 3x, तो 2 जो है ये y इंटरसेप्ट है और जो 3 है ये इसकी स्लोप है। तो y इंटरसेप्ट जो है वो इस चीज़ को जाहिर कर रहा है कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर जो ग्राफ है वो y एक्सिस को कट करता है। जैसे हम यहाँ पर एक ये ग्राफ बनाते हैं इसका, ठीक है। यहाँ पर हम x की वैल्यूज़ लेंगे, यहाँ पर हम y की वैल्यू लेंगे, तो ये वाली जो इक्वेशन है y इक्वल टू 2 प्लस 3x, इसके अगर हम अंदर जब x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो जो y की वैल्यू है वो 2 के इक्वल आती है। तो इसको हम ऑर्डर्ड पेयर्स की सूरत में लिखें तो वो यूँ आएगा 0 2, यानी कि 0 जो है x की वैल्यू है, 2 जो है वो y की वैल्यू है। तो ये जो ग्राफ है वो यहाँ पर ये बनेगा, x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू 2 है, यहाँ पर जो है ये इसको इंटरसेक्ट करेगा और उसके बाद ये जो ग्राफ है ये इस तरह से ऊपर जाएगा। तो ये कोई से भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो ये ट्रायंगल बन रही है, ये रेट ऑफ चेंज जो है ये स्लोप को जाहिर कर रहा है। इसका मतलब है कि x की एक वैल्यू
एक एक का इजाफा हो रहा है x में, तो y में जो है वो 3 का इजाफा हो रहा है, क्योंकि इसकी जो स्लोप है वो 3 है और ये पॉजिटिव स्लोप है, तो इसलिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन बन रहा है। यानी कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ x, फॉर चेंज इन x चेंज इन y इज इक्वल टू 3, यानी कि x में 1 का चेंज आ रहा है और y में 3 का चेंज आ रहा है, तो ये इसलिए इसकी स्लोप जो है वो 3 है, 3 × 1। ठीक है, तो ये जो है ये स्लोप और इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट था। ये इंटरसेप्ट है, ये वो पॉइंट होता है जिस पे ग्राफ वाई एक्सिस को कट करता है। तो ये आपने याद रखना है, जो लीनियर फंक्शन होता है इसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन की सूरत में बनता है, यानी कि ख़त मुस्तकीम, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन की सूरत में बनता है, उसमें कोई टर्न नहीं होता, कोई बेंड नहीं होता, वो मुड़ नहीं रहा होता, ये जो है वो सीधा ख़त बनेगा वो। ठीक है, वो यूँ पॉजिटिव स्लोप भी हो सकती है, इसकी नेगेटिव स्लोप भी हो सकती है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन की सूरत में इसका ख़त बनेगा। नेक्स्ट जो है ये सेकंड डिग्री फंक्शन या क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है ये हमने पढ़ना है। इसमें देखें n की पावर 2 है, इसका मतलब है कि x जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी। यहाँ पर उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको यूँ लिख सकते हैं a0 प्लस a1 x पावर 1 प्लस a2 x पावर 2 या x स्क्वायर। अब देखिए इसमें जो हाईएस्ट पावर है ये 2 है। इसके साथ आपने याद रखना है कि जो इसमें कंडीशन है ना वो आपने, ये इसके कोफिशिएंट्स हैं a0, ये a0 जो है ये a0, इसके अंदर x वेरिएबल मौजूद नहीं है, ये a1 है, ये a2 है, ये डिफरेंट तीनों टर्म्स के साथ ये 3 डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स हैं। तो इसके अंदर जो कंडीशन है वो आपने अप्लाई करनी है यहाँ पे कि a2 जो है शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि ये वाली जो टर्म है ये 0 नहीं होनी चाहिए। ये अगर a2 0 हो जाएगा तो ये वाली जो टर्म है ये ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अगर इसके अंदर हम a2 को 0 कर दें तो ये टर्म जो है ना ख़त्म होके ये लीनियर फंक्शन बन जाएगा, ये टर्म ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए ये वाली टर्म भी 0 हो सकती है, इसमें a0 भी 0 हो सकता है, a1 भी 0 हो सकता है, लेकिन a2 को 0 नहीं होना चाहिए। इसी तरह से जो लीनियर फंक्शन था उसके अंदर भी उसमें a1 को 0 नहीं होना चाहिए था। ये देखें ये लीनियर फंक्शन था, इसके अंदर जो है ये a1 को 0 नहीं होना चाहिए, इसके अंदर ये कंडीशन आपने अप्लाई करनी, a1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a1 0 हो जाएगा तो ये फंक्शन लीनियर फंक्शन जो है ये कांस्टेंट फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो है क्वाड्रेटिक फंक्शन में अगर a2 0 हो जाएगा तो ये फंक्शन जो है ना ये टर्म ख़त्म हो जाएगी और ये फंक्शन लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये a1 भी 0 हो सकता है, यहाँ a0 भी 0 हो सकता है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a2 को 0 नहीं होना चाहिए। अब ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है ये 2 दर्जी फंक्शन, इसमें जो हाईएस्ट पावर है ये 2 होती है, यानी कि डिफरेंट पावर्स है ना डिफरेंट टर्म्स में, लेकिन इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होती है। और इसका जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, बल्कि ये पैराबोलिक शेप में बनता है, इस तरह यू शेप में बनता है। ये देखें ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ये यू शेप में ग्राफ बन रहा है। ये वाला जो q इज इक्वल टू 3 माइनस पी स्क्वायर, ये जो है डिमांड फंक्शन है, ये इस तरह से बन रहा है। ये यूटिलिटी फंक्शन है u इज़ इक्वल टू 11q माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, यूटिलिटी फंक्शन है ये इस किस्म का बन रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो है ये लास्ट वन जो है ये रेवेन्यू फंक्शन है, ये रेवेन्यू फंक्शन जो है ये r इज इक्वल टू 8q माइनस क्यू स्क्वायर, ये भी इसी तरह से क्वाड्रेटिक बन रहा है। अब ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है या सेकंड डिग्री फंक्शन होता है, आप ये देखें कि इसमें जो ग्राफ है ये एक दफ़ा टर्न कर रहा है, यानी कि यहाँ से ये मुड़ रहा है, इसमें बेंट है एक। ठीक है, अगर इसकी पावर 2 हो, n2 है अगर, तो 1 बेंट होगा। ठीक है, जितनी पावर है उससे -1 बेंट होगा इसके अंदर, यानी कि एक दफ़ा ये ग्राफ मुड़ रहा होगा। जितनी उसकी पावर होगी उसे एक कम करके आपने देखना है कितनी दफ़ा ये ग्राफ जो है वो टर्न कर रहा है। जैसे ये देखें ये भी एक दफ़ा यहाँ से टर्न कर रहा है, ये भी एक दफ़ा टर्न कर रहा है, ये भी एक दफ़ा टर्न कर रहा है। अब ये इसमें जो है ये जब आपने इसका ग्राफ बनाना है तो आप ये ग्राफ आपका ऐसे बनेगा कि आप x की डिफरेंट वैल्यूज़ ज़ूम करेंगे, माइनस में भी प्लस में भी x की वैल्यूज़ ज़ूम करेंगे।
तो इसका ग्राफ इस तरह से बन जाएगा, यानी कि ये वाला जो क्वाड्रेंट है इसमें एक्स की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है ये वाले ग्राफ यहाँ पर, और इधर एक्स की वैल्यू जो है वो माइनस में है। ठीक है, ये इसी तरह से ये डिमांड फंक्शन है, यहाँ पर ये वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। ये हमने सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट में बनाया है क्योंकि जो है ना आमतौर पे इकोनॉमिक जो वेरिएबल्स होते हैं उसके अंदर जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो जस्ट पॉजिटिव वैल्यू ही वो एज्यूम करते हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ वो एज्यूम नहीं करते। जैसे यहाँ पर भी ये फंक्शन वैसे तो यूँ बनेगा, अगर हम p की पॉजिटिव, यहाँ पर p की वैल्यू 0 है, यहाँ पर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, लेकिन हमें ये वाली जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं ये नहीं चाहिए होती, तो इसलिए हम ये एज्यूम नहीं करते, हम जस्ट इतना फंक्शन जो है वो कंसिडर करते हैं क्योंकि हमें p और q की पॉजिटिव वैल्यूज़ ही चाहिए। तो इकोनॉमिक फंक्शन जो होते हैं उसमें कीमत जो है वो चूँकि नेगेटिव नहीं होती किसी चीज़ की, इसीलिए मिकदार जो है वो भी नेगेटिव नहीं होती। यहाँ पर यूटिलिटी फंक्शन है तफाउल फ़ायदा, इसमें भी क्वांटिटी जो आप इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ की इसकी भी पॉजिटिव वैल्यू ही होती है, नेगेटिव नहीं होती। इसी तरह फ़ायदा जो है ये भी पॉजिटिव वैल्यू ज़्यूम करता है। ये रेवेन्यू फंक्शन है, इसमें देखें टोटल रेवेन्यू जो क्यू की जो वैल्यू है ये भी पॉजिटिव ही होगी, इसलिए हमने नेगेटिव वैल्यू से ज़्यूम नहीं की, सिर्फ इतना ही फंक्शन बनाया है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अब ये देखें नेक्स्ट जो है ना ये थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल और क्यूबिक फंक्शन। ठीक है, इसके अंदर जो है हाईएस्ट पावर 3 होगी एक्स की। ठीक है, जब ये हाईएस्ट पावर 3 है, अगर n इक्वल टू 3 है तो n-1 इसके अंदर बैंड्स होंगे, यानी कि ये 2 दफ़ा ये ग्राफ जो है वो मुड़ रहा है, एक दफ़ा यहाँ से टर्न कर रहा है, फिर ये इधर से 2 दफ़ा टर्न कर रहा है ये ग्राफ, क्योंकि पावर 3 है तो 2 टाइम्स ये टर्न कर रहा है। यहाँ पर भी देखें एक दफ़ा इधर से टर्न कर रहा है, फिर उसके बाद दोबारा से टर्न करके इस तरह से जा रहा है। तो ये क्यूबिक फंक्शन जो है ये इस तरह से होता है। इसकी ये देखें एक एग्जाम्पल दी हुई, y इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। इसी तरह से ये ग्राफ जो बन रहा है इसके अंदर x की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ हमें जूम करेंगे तो ये इस तरह से बनेगा, y इक्वल टू एक्स पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। इस तरह से इसके अंदर देखें ये फॉर्म 4 टर्म्स होती हैं और इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इस तरह से बन सकती है, y इक्वल टू a0 प्लस a1 x पावर 1 प्लस a2 x पावर 2 प्लस a3 x पावर 3। इसके अंदर भी जो हम कंडीशन अप्लाई करेंगे वो यही कि जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि जो a3 है इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी और ये जो फंक्शन है ये क्वाड्रेटिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये बाकी टर्म 0 हो सकती हैं लेकिन ये वाली टर्म 0 नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, यानी कि ये वाला जो फंक्शन है ये यूं भी हो सकता है, y इक्वल टू 3 प्लस 2x पावर 3। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ ये 2 टर्म्स हैं, बाकी जो कोफिशिएंट्स हैं ये वाले दरमियान वाले ये 0 हो गए हैं, तो इसलिए ये हाईएस्ट पावर जो है वो 3 ही होनी चाहिए, उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। और क्यूबिक फंक्शन जो है इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा कि इसमें 2 बैंड्स होंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये रैशनल फंक्शन का टॉपिक है। क्यूबिक फंक्शन आप पढ़ चुके हैं। क्यूबिक फंक्शन जो है ये भी इकोनॉमिक्स में अप्लाई होते हैं। बहुत सारे फंक्शन क्यूबिक फंक्शंस की सूरत में होते हैं, जैसे कि ये कॉस्ट फंक्शन है वो क्यूबिक फंक्शन हो सकता है, रेवेन्यू फंक्शन हो सकता है, तो इकोनॉमिक एग्जांपल्स आपने कर लेनी है। अब ये रैशनल फंक्शन जो है ये एक्चुअली 2 जो फंक्शंस हैं उनके रेशो की सूरत में होता है। ये देखें कि y इज़ इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 5/2x, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। इसके अंदर जो है ये 2 फंक्शन है, यानी कि एक ऊपर फंक्शन है और एक ये नीचे, और दोनों जो है f(x) हैं, यानी कि f(x) ओवर g(x), यानी कि दोनों x के फंक्शन है f(x) और g(x), का मतलब है कि ये 2 डिफरेंट फंक्शन है लेकिन दोनों में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है। ठीक है, तो ये y फंक्शन जो है ये 2 फंक्शंस की रेशो की सूरत में होता है और दोनों फंक्शंस जो हैं वो x के फंक्शन हैं यहाँ पर इस एग्जांपल के अंदर। तो जो हर फंक्शन होता है ना उसको आप रैशनल फंक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं वैसे तो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये फंक्शन है y इक्वल टू 2x प्लस 3, ये जो है एक सिंपल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन नहीं है, लेकिन इसको भी आप रैशनल फंक्शन एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि हर फंक्शन जो है वो 1 के ऊपर डिवाइड हो रहा होता है, तो इसलिए ये हर फंक्शन जो है उसको इस तरह से रैशनल फंक्शन आप एज्यूम कर सकते हैं। तो
चूँकि ये रेशो की सूरत में होता है तो इसका जो ग्राफ है वो भी जो है ना वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की फॉर्म में बनता है। अब इसकी एक ये एग्जांपल आपको दी है, दूसरी ये एग्जांपल है x=a, यानी कि ये आपने पीछे पढ़ चुके हैं, ये आप इम्प्लिसिट फंक्शन है ये, ठीक है, गैर वाज़िया तफ़ाउल है, इससे आप वाज़िया तफ़ाउल आप बना सकते हैं, जैसे कि y=a/x यूँ भी आप बना सकते हैं, या x=a/y, इस तरह से दो वाज़िया तफ़ाउल आप इससे बना सकते हैं। इसी तरह से ये मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी है xy=12, इसमें x और y मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो 12 के इक्वल है। इस तरह से इसमें आप एक इकोनॉमिक एग्जांपल आप यूँ दे सकते हैं, PQ=1200, जैसे ये आपकी बुक में एग्जांपल दिया है, डिमांड फंक्शन है ये वाला, ठीक है। इसमें जो है P की वैल्यू आप एज्यूम करेंगे तो Q की वैल्यूज़ आ जाएंगी, इसको आप यूँ लिख सकते हैं, P की वैल्यूज़ आप एज्यूम करेंगे तो Q की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो फंक्शन है इसको जब आप ये वाले फंक्शन को अगर आप इसका आपने ग्राफ बनाना है अगर, तो x की और y की आप x की कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ एज्यूम करेंगे, कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ एज्यूम करेंगे, जैसे 12/x। अब अगर इसके अंदर हम x को 0 पुट कर दें तो ये वाला जो फंक्शन है इसकी वैल्यू जो है ना y की वैल्यू 12/0 = यानी कि जब भी आप किसी भी नंबर को 0 पे डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर इन्फिनिटी आता है। तो इसलिए जो है ना ये अनलिमिटेड, यानी कि इसका कोई अनडिफाइंड जो डिफाइन नहीं हो रहा है इसका जो आंसर है। तो ये इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं, जब हम x की पॉजिटिव वैल्यूज़ एज्यूम करते हैं तो ये ग्राफ जो है वो इस तरह से बनेगा। अगर यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर x की नेगेटिव वैल्यूज़ एज्यूम करते हैं, पुट करते हैं, तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा। तो ये जो ग्राफ है ये इस तरह से ये दो हिस्सों में बन रहा है इस फंक्शन का ग्राफ जो है। लेकिन इकोनॉमिक फंक्शन, ये तो एक जनरल आपको एग्जांपल दी है मैथमेटिक्स से, तो इकोनॉमिक एग्जांपल अगर आप देखें जैसे डिमांड फंक्शन है, तो इकोनॉमिक्स में जैसे आपको बताया कि सिर्फ जैसे ये PQ=1200, ये डिमांड फंक्शन का आप ग्राफ बनाएं तो हमें सिर्फ यही वाला हिस्सा चाहिए होगा। हम P की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते, इसलिए इस हिस्से की तरफ हम नहीं जाते, हम सिर्फ ये वाला हिस्सा लेते हैं, तो इसको जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। ठीक है, ये वाला जो ग्राफ है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की फॉर्म में बनता है, और इकोनॉमिक्स में जो है बहुत सारे फंक्शंस इस फॉर्म में होते हैं। यूटिलिटी, ये जैसे डिमांड फंक्शन की एग्जांपल दी है, यूटिलिटी फंक्शन हो सकता है। यूटिलिटी फंक्शन इस तरह से हो सकता है UQ=4। इसी तरह से एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का जो फंक्शन होता है वो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय Q, ये भी जो है इस फॉर्म के अंदर मौजूद है। ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ भी जो इसी किस्म का बनता है, यानी कि इसकी वैल्यू ये छोटी होती जाती है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये आप एग्जाम्पल, इकोनॉमिक एग्जाम्पल्स इसमें से दे सकते हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।